नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बी पार्ट फाइनल ईयर की पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार, जिसके अंतर्गत हम अरस्तु ने क्रांतियों के कौन कौन से कारण बताए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु ने प्राचीन यूनान के अंतर्गत अस्थिरताओं का दौर देखा और यही कारण है कि अरस्तु ने राज्यों के अंदर होने वाली क्रांतियों के स्वरूप तथा कारणों का बड़ा गहरा अनुसंधान किया है, क्योंकि तत्कालीन यूनान में सबसे बड़ा प्रश्न था कि राज्यों के अंतर्गत स्थिरता कैसे लाई जाए। और यही कारण है कि अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों के माध्यम से राज्य में होने वाली अस्थिरताओं के कारण को ढूंढने का प्रयास किया और क्रांतियों के रोकने के उपायों के माध्यम से उन अस्थिरताओं को दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। अरस्तु ने जो क्रांति संबंधी विचार दिए वो वर्तमान युग की तुलना में काफ़ी व्यापक अर्थ रखते हैं, क्योंकि अरस्तु शासन व्यवस्था में छोटे मोटे परिवर्तन को और सत्ताधारियों के परिवर्तन को क्रांति कहकर पुकारते थे। अरस्तु के अनुसार राज्य संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु ने क्रांतियों के मुख्य रूप से 3 कारण बतलाए: मूल कारण, सामान्य कारण और विशिष्ट कारण। सबसे पहले हम क्रांतियों के मूल कारणों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। क्रांति का सर्वप्रथम कारण व्यक्ति की असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति के लिए लालसा है। समानता के 2 रूप हैं, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और यह महसूस करती है कि शासकों के समान होने के बावजूद भी हमारा उचित अधिकार हमें नहीं मिल पा रहा है। आनुपातिक समानता का अर्थ है योग्यता संबंधी समानता है और विशेष वर्ग आनुपातिक समानता की मांग करते हुए यह महसूस करता है कि धन तथा योग्यता और अन्य बातों की श्रेष्ठता के अनुपात में हमें उन्हें राजनीतिक शक्ति में अधिक भाग नहीं मिल पा रहा है। पूर्ण और आनुपातिक समानता के इस पारस्परिक अवरोध का परिणाम क्रांति के रूप में प्रकट होता है। स्वयं अरस्तु के शब्दों में छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए विद्रोही बना करते हैं। यही वह मनोदशा है जिससे क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है। अरस्तु क्रांति के मूल कारणों में दूसरा कारण अन्याय को बताते हैं। क्रांति का मूलभूत कारण है अन्याय। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है तथा दूसरे वर्ग को जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है तो असंतोष का जन्म होता है और यह असंतोष क्रांति को जन्म देता है, क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं। इसलिए अन्याय और दुर्भावना असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण हैं। इस प्रकार समानता और अन्याय क्रांति के मूल कारणों के रूप में अरस्तु ने बतलाया। और क्रांति के सामान्य कारण कौन कौन से हैं इसकी चर्चा अब हम यहाँ पर करेंगे। अरस्तु ने शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा को सामान्य कारणों के अंतर्गत देखा। जब शासक वर्ग धृष्टता के वशीभूत होकर जनता के हितों की परवाह किए बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगता है तो उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। सामान्य कारणों में दूसरा कारण वो क्रांति का सम्मान की लालसा को बताते हैं। जब शासक किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना कारण के किसी को अपमानित करता है तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। तीसरे कारण के रूप में वो किसी प्रकार की उत्कृष्टता को बताते हैं। किसी प्रकार की उस उत्कृष्टता का होना भी क्रांति का कारण होता है। किसी राज्यों में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुट अन्य व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली हो जाता है तो वह शासन की सत्ता को सहन नहीं कर सकता और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की चेष्टा करने लगता है। अरस्तु घृणा को भी क्रांतियों के सामान्य कारणों में सम्मिलित करते हैं। घृणा क्रांति को जन्म देती है। उदाहरणतः धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक
है, किंतु अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। अरस्तु भय को भी क्रांति के कारणों में सम्मिलित करते हैं। भय दो प्रकार से व्यक्तियों के माध्यम से क्रांति को जन्म देता है और प्रेरित करता है। पहला है अपराध से बचने के लिए और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। अरस्तु देश भावना को क्रांति के कारणों में सम्मिलित करता है। जब राज्य अधिकारियों के पारस्परिक वैमनस्य के परिणाम स्वरूप भी क्रांति उत्पन्न हो सकती है, उनके अशिष्ट व्यवहार और स्वार्थ साधन से पीड़ित होकर, अपमानित होकर लोग विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते हैं। विदेशीय या विजातीय तत्व भी क्रांति का कारण बन सकते हैं, क्योंकि विदेशीय या विजातीय तत्व यदि राज्य के अंतर्गत रहने लगते हैं, अर्थात यदि राज्यों में रहने वाले विजातीय तत्वों का भावनात्मक एकीकरण ना हुआ हो, तो राज्य में सदैव ही क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये विजातीय तत्व विदेश शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर देते हैं। क्योंकि जो विदेशी तत्व होते हैं, उन्हें उस देश से प्रेम नहीं होता, देशभक्ति की भावना का अभाव होता है और भावात्मक एकीकरण उस देश के प्रति नहीं हुआ होता, तो ऐसे में वो विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। राज्य के किसी अंग को अनुपात से अधिक असाधारण रूप में वृद्धि करने पर भी क्रांति का जन्म हो सकता है। यदि भौगोलिक अवस्था अच्छी होती है अथवा राज्य के किसी अंग, प्रदेश, वर्ग आदि में विशेष वृद्धि होती है, तो इससे दूसरे प्रदेश तथा वर्गों में चिंता और द्वेष हो जाना स्वाभाविक है। इसका परिणाम कभी कभी क्रांति के रूप में सामने आता है। लोकतंत्र में निर्धनों की संख्या यदि बढ़ जाती है और कालांतर में यह वर्ग अभाव, असंतोष आदि से ग्रसित हो जाता है, तो सत्तारूढ़ वर्ग के लिए वो संकट उत्पन्न कर सकता है और क्रांति को जन्म दे सकता है। निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र भी क्रांति का कारण हो सकता है, क्योंकि निर्वाचन संबंधी बुराइयों को समाप्त करने हेतु लोग कभी कभी शासक के रूप को ही बदल डालते हैं। इस प्रकार से निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र भी क्रांति का कारण हो सकता है। अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा भी राज्य को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि राज्य क्रांति अन्य परिवर्तनों की उपेक्षा जब करती है, तो ऐसे में राज्य में क्रांति हो सकती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सभी वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है। हम या तो इन परिवर्तनों को समझ नहीं पाते हैं या इनकी उपेक्षा करते हैं। कालांतर में ये क्रांति के कारण बन जाते हैं। विदेशियों को आने की खुली छूट, जब राज्य अपनी स्थापना के समय या बाद में विदेशियों को बसने की आज्ञा देता है, तो एक प्रकार से वह क्रांति का संकट आमंत्रित करता है। पारिवारिक विवाद भी क्रांति के सामान्य कारणों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पारिवारिक संघर्ष भी क्रांति का सूत्रपात कर सकते हैं। अनेक बार दो राजकुमारों के प्रणय का कलह क्रांति का कारण बन जाता है। शासक वर्ग की असावधानी भी कभी कभी क्रांति को जन्म दे सकती है, क्योंकि शासक वर्ग की अज्ञानता और असावधानी के कारण राजद्रोहियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है और समय और अवसर पर ये व्यक्ति शासन का तख्ता पलट देते हैं। मध्यम वर्ग का अभाव भी क्रांति को जन्म देता है, क्योंकि मध्यम वर्ग समाज में संतुलन उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके अभाव में धनिक और निर्धनों की मध्य खाई बहुत अधिक गहरी हो जाती है। अतः इस वर्ग की समाप्ति पर ही क्रांति हो सकती है, अर्थात मध्यम वर्ग यदि नहीं होगा तो ऐसे राज्य में क्रांति की संभावना बढ़ जाएगी। शक्ति संतुलन भी राज्य में परस्पर विरोधी वर्गों में शक्ति संतुलन होना भी क्रांति को जन्म देता है। बहुधा निर्बल पक्ष सबल पक्ष के साथ लड़ाई मोल नहीं लेता, लेकिन समशक्ति जहाँ पर होती है, समशक्ति संतुलन होने पर दोनों को ही सफलता की संभावना रहती है और कोई भी एक पक्ष विद्रोह कर बैठता है। अभी तक हमने क्रांतियों के मूल कारण और सामान्य कारणों पर चर्चा की। अब हम विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारणों की यहाँ पर चर्चा करेंगे, जैसे कि
एक तंत्र है, कुलीन तंत्र है, प्रजातंत्र है। अरस्तु ने अलग अलग शासन प्रणालियों में क्रांतियों के कारण भी अलग अलग बताए। जैसे एक तंत्र में क्रांति को जन्म देने वाले प्रमुख कारण है पारिवारिक कलह, पारस्परिक द्वेष भाव, घृणा, शासक द्वारा जनता पर अत्याचार आदि। अत्यधिक सताए जाने पर जनता विद्रोह कर बैठती है। स्वेच्छाचारी राजतंत्र में शासक वर्ग की निरंकुशता ही क्रांति का कारण बन जाती है। कुलीन तंत्र में क्रांति, इस शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है और सीमित लोगों को पद एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति और लोगों के प्रति शासकों की अपेक्षा तथा शासक वर्ग के द्वारा धृष्टता का मार्ग ग्रहण करना आदि ऐसे कारण हैं जिसमें जनता में असंतोष घर कर जाता है और संपूर्ण जनता या उसके किसी वर्ग द्वारा क्रांति कर दी जाती है। विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव ही कुलीन तंत्र की जड़ें खोद देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जो एक तंत्र में कुलीन तंत्र में क्रांति को उत्पन्न करते हैं। प्रजातंत्र में क्रांति का जो कारण बताया है अरस्तु ने, उसको सबसे इम्पोर्टेंट कारण के रूप में वाग्वीरों को देखा। वाग्वीर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने जोशीले भाषणों से जनता को धनिकों के विरुद्ध भड़काते हैं और उनमें उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और अंत में उन्हें क्रांति के लिए विवश करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाग्वीर लोकतंत्र के अंतर्गत क्रांति के लिए जनता को विवश कर देते हैं और जोशीले भाषणों के माध्यम से वो जनता के विचारों में परिवर्तन ला देते हैं और सत्ता के विरुद्ध जनता को भड़काते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अरस्तु ने जो क्रांतियों के कारण बताए वो बहुत ही विस्तृत रूप में बताए। उन्होंने क्रांति के मूल कारण बताए कि जो कि हर किसी शासन प्रणाली में क्रांति का कारण हो सकती है। सामान्य कारण, किसी भी सामान्य शासन प्रणाली में क्रांति के कौन कौन से सामान्य कारण हो सकते हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। और विभिन्न शासन प्रणालियों के अंतर्गत, जैसे एक तंत्र है, कुलीन तंत्र है या प्रजातंत्र है, इनके अंतर्गत कौन से कारण हैं जो वहाँ की परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैं क्रांतियों को उत्पन्न करने के लिए। तो ऐसे कारणों को अरस्तु ने सविस्तार रूप से स्पष्ट किया। तो हम देखते हैं कि जो अरस्तु की क्रांति संबंधी धारणा है वो वर्तमान संदर्भ की तुलना में व्यापक अर्थ रखती है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।